नमस्कार, मैं हूं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात राजनीति में महिला आरक्षण के ऐतिहासिक फैसले की करेंगे। इस बार लोकसभा में चर्चा हुई, विपक्ष ने इसका विरोध भी किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी विपक्ष की भूमिका को दोहरे मापदंड वाली बताई। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिन पर हम जवाब मांगेंगे और चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण परिसीमन बिल समेत 3 बिल पेश किए गए। इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने बिल का विरोध किया तो सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो विधानसभा सीटें 345 और लोकसभा सीटें 43 होने तक का अनुमान है। इसके साथ ही महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी बढ़ेगी। ये बदलाव अगले कई दशकों की राजनीति को नई दिशा भी देगा। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा सीटों की संख्या 230, बदलाव के बाद 345, बढ़ेंगी सीटें 115। महिला विधायक आरक्षित 27 अनुमानित, ऐतिहासिक वृद्धि 114। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 29, बदलाव के बाद 43, बढ़ेंगी सीटें 14। मध्य प्रदेश से महिला सांसदों की संख्या 6, ऐतिहासिक वृद्धि 14। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए यह अधिनियम लोकतंत्र को और भी सशक्त करेगा। इससे राजनीति की धारा बदलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो तथाकथित लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, ऐसे लोग दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण समर्थन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ परिसीमन और जनगणना की आड़ ले रहे हैं। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। ये बदलाव का पूरा ढांचा 31 मार्च 2029 के बाद होने वाले चुनावों से प्रभावी होने की संभावना है। इसके अलावा इसे प्रयोग के तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में भी लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2028 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसका असर सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर पड़ेगा। आधी आबादी की भूमिका बढ़ने से सियासत के समीकरण भी बदलेंगे। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। महिला आरक्षण बिल वो ऐतिहासिक फैसला जिसके बाद राजनीति में तस्वीर बदलेगी। और देखिए, महिलाओं का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर अंदेशा देता है और इसी के साथ जिस तरह से ये बिल को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं, इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गुंजन चौक से बीजेपी से प्रवक्ता है, वो जुड़ी हुई हैं। वहीं हमारे साथ भावना शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार है, वो जुड़ी हुई हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता ज्योति पटेल है, वो जुड़ेंगी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुंजन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आरक्षण बिल को लेकर जब हम बात करते हैं कि ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा रहा है, पूरा देश उसके समर्थन में है और इससे लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा है, आपने प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी, आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए, सर्वप्रथम आज बहुत ऐतिहासिक दिन है हम भारत की हर नारी के लिए कि आज जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर संसद में आज इस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सौगात दी है हम देश की नारी शक्ति को और सशक्त बनाने वाली, और 33% जो रिजर्वेशन लेकर आए हैं राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को अब नेतृत्व देने का जो 33% का एक रिजर्वेशन है, महिला निर्माणकर्ता बनेगी हमारे देश की नीतियों की।
तो ये एक बहुत ऐतिहासिक दिन था और बहुत गौरवशाली दिन था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री को, पर इनके साथ साथ एक महिला होने के नाते भी ये धन्यवाद ज्ञापन पूरे देश की महिला की ओर से करना चाहती हूँ। अब रही बात दूसरी कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस ने तो हमेशा से कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, तथ्यहीन सत्यहीन बात की है, निराधार बात की है, हर उस ऐतिहासिक चीज की जो देश के कल्याण के लिए हो, देशवासियों के कल्याण के लिए हो। कांग्रेस का ये विरोध ही दिखा रहा है कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस का वो चेहरा यथार्थ कर रहा है जो महिला विरोधी है। कांग्रेस का वो चेहरा यथार्थ कर रहा है जो महिला को सिर्फ एक राजनीति का टूल समझकर इस्तेमाल करता है, सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए इस्तेमाल करता है। और आज जब स्वयं महिला उस राजगद्दी पर बैठने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें राह दिखाई है, एक कानून पारित किया है, आज उस पर चर्चा हो रही है, तो इस पे विरोध कैसा? ये तो हर महिला के लिए था ना, वो ये तो नहीं था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए है। ये लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए है, हर पार्टी के लिए है, हर वर्ग के लिए है, हर क्षेत्र के लिए है। तो कांग्रेस का विरोध ही कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को आज यहाँ पर दर्शा रहा है। तो देखिए गुंजन जी, जिस तरह से आपने कहा है कि महिला विरोधी है कांग्रेस और वो मानसिकता को भी दर्शा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस इससे असंतुष्ट नजर आ रही है। भावना जी, आपके पास आऊंगी मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए महिला सशक्तिकरण बिल की अगर हम बात करें, आरक्षण बिल की हम बात करें, तो एक तरफ तो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई है, कांग्रेस की बोलूँ या फिर अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य जो विपक्षी दल हैं, उनकी अगर हम प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं संतोष नहीं नजर आ रहा है और वो तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि परिसीमन को लेकर उनका विरोध है। और देखिए उनका कहना है, कुछ बयान इस तरह से भी आए हैं कि 543 सीट पे अगर लागू करते हैं तो हम राजी हैं, वरना हम इस पर राजी नहीं हैं। जहाँ तक विरोध की बात है तो कोई भी दल इसमें सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकता है। उसकी वजह है कि सबको पता है कि महिला वोट बैंक एक बहुत बड़ा आधार बन चुका है, क्योंकि जो वोटर टर्नआउट है, फीमेल वोटर टर्नआउट, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है पिछले कुछ सालों में और हाईएस्ट रिकॉर्ड हुई थी मध्य प्रदेश में 78% 2023 में, तो ये हाईएस्ट था। तो कोई भी महिला विरोधी बात कर ही नहीं सकता है। रहा सवाल बिल के पेश होने का, तो नारी शक्ति वंदन जो अभी बिल है वो तो 2023 में पास कर दिया गया है। उसको उसमें एक अमेंडमेंट बनाए गए हैं, 2 संशोधन किए हैं जो कि आज पेश किए गए हैं संसद में, अभी उसका पास होना बाकी है। और वो संशोधन जो है वो परिसीमन को लेकर है पहला, और दूसरा है जनगणना को लेकर है। जो 2023 में बिल बना था, जो पास किया गया था कानून महिला आरक्षण को लेकर, जो नारी शक्ति वंदन के नाम से पास हुआ था, उसमें ये था कि ये जो परिसीमन होगा 2026 का 27 का, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। आज संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उस संशोधन के मुताबिक परिसीमन का नई जनगणना के वेट होने के जो पुराना है उसी को आधार मानते हुए लागू करने की बात के लिए संशोधन प्रस्ताव रखा गया है। जहाँ तक विरोध की बात आ रही है, तो विपक्षी दल का 2-3 चीज़ों को लेकर जो हमें समझ में आ रहा है, जो उन्होंने कहा है विरोध, पहला उनका आ रहा है परिसीमन को लेकर कि जो 23 में आपने बात कही थी, सरकार ने जो बात कही थी, उसमें ये बदलाव क्यों किए गए हैं। उसमें उनका ये कहना है कि एक तरफ तो कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, उस दौरान तो टाइमिंग को लेकर उन्होंने पहली बात रखी है। दूसरी बात उन्होंने रखी है कि जो परिसीमन आप यूज़ करेंगे, जो आंकड़े उस समय करेंगे इसको लागू करने के लिए, वो पुराने रहेंगे, ये वाली बात है। हालांकि ये होता है कि राजनीति में छींटाकशी तो एक बहुत आम बात होती है, और ये वही विपक्षी दल है जिनके दौरान 1996 में सबसे पहली बार ये वाला जो महिला आरक्षण 33% वाली जो बात है 1996 में लाया गया था। उसके बाद भी समय समय पर लाया गया है जब यूपीए सरकार थी। और निश्चित तौर पे अभी जो सरकार है जिसमें कि बीजेपी को एक क्लियर कट मेजॉरिटी है, तो इसलिए इसके पास होने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि बिल तो पास हो ही चुका है। संशोधन भावना जी, इसी से जुड़ा हुआ एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए इससे कहीं ना कहीं अगर हम मानसिकता को, जैसे अभी गुंजन जी जिक्र कर रही थी, अगर मानसिकता को समझने का प्रयास करें, क्या विपक्षी दलों को ये प्रॉब्लम है कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी बिल ला रही है इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं, या सच में परिसीमन और सेंसस एक प्रॉब्लम है? इसे आप कैसे समझती हैं?
आपने दो बातें कही है मुझे। तो मैंने कहा है कि राजनीति में छींटाकशी तो एक बहुत सी साधारण सी बात है, क्योंकि इसके पहले भी जब जब ये बिल लाया गया था तो उसमें कुछ न कुछ विरोध हुआ था। कभी कोटे में कोटे की बात कह दी गई थी, कांग्रेस ने नहीं कही थी तो किसी दूसरे दल ने कह दी थी। और दूसरी बात, आपने दूसरी बात क्या कही है अभी मुझे? मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बिल ला रही है, कांग्रेस को इससे प्रॉब्लम है या फिर सच में परिसीमन और सेंसस से प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं, परिसीमन वाली बात तो है, क्योंकि ये टेक्निकल पहलू है, इसके लिए उसके बाकायदा एक प्रोसेस है, वो किया जाना है। क्योंकि आप बहुत पुराने आंकड़ों को कैसे मान सकते हैं? 16-17 साल में जनसंख्या में तो बढ़ोतरी हुई है जी। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री तय की जाएगी, और फिर उस अभी जो प्रश्न आ रहा है कि राज्यों का सीटों में बंटवारा किस तरह से होगा। हाँ। संसद में तो 800 के करीब सीटें जा सकती है जब बढ़ाई जाएगी, यहाँ पे 500 में है, अभी 543 है, तो बढ़कर 800 से कुछ ज्यादा हो जाएगी। हाँ। तो राज्यों में बंटवारा किस तरह से रहेगा, इस बात को लेकर भी विपक्ष चिंतित है, क्योंकि एक दो पार्ट बन गए हैं। जैसे अभी दक्षिण में बहुत विरोध हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे सीटों की संख्या जो है वो सिमट जाएगी, थोड़ी कम रहेगी, इसके सिमटेगी नहीं, बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने का अनुपात कम रहेगा उत्तर भारत की तुलना में, ये बात है। और रहा सवाल राजनीतिक मंशा का, इच्छा शक्ति का, तो इसमें मैं यही कहूंगी कि अगर इच्छा शक्ति सभी दलों में होती तो महिलाओं को जब टिकट दिए जाते हैं तो टिकट में कोई पार्टी तो आगे बढ़कर 33% टिकट देती महिलाओं को। किसी भी राजनीतिक दल ने 33% टिकट किसी भी महिला को नहीं दिए। लोकसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में 2024 में, बिल्कुल, तो बीजेपी ने अपनी इसमें 57 महिलाओं को तकरीबन टिकट मिले थे, सॉरी, विधानसभा चुनाव में। और उसमें भी हम कह सकते हैं कि नेक टू नेक था बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस ने 30 को दिए थे और बीजेपी ने 27 को दिए थे। तो 33 का आंकड़ा किसी भी दल ने नहीं छुआ था। इससे हमें लगता है कि महिलाओं को एक एकजुट होना चाहिए, और ये उन्हीं के लिए अच्छा है एक तरह से। गुंजन जी, एक बार आपके पास फिर से लौटूंगी और आपसे जानूंगी, देखिए जो अभी हम भावना जी से भी चर्चा कर रहे हैं कि विपक्षी दलों को ये प्रॉब्लम है कि परिसीमन को लेकर पूरी क्लैरिफिकेशन हमें नहीं है, इसीलिए हम उस पर राजी नहीं है। तो और कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट हो रहा है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि गलत नैरेटिव सेट हो रहा है, कि इससे जो दक्षिण राज्य हैं उनको परेशानी हो सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको लेकर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं इसकी गारंटी देता हूं, पर वो विपक्षी दल कहीं ना कहीं भरोसा करने से डर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि वो भरोसा करने से डर नहीं रहे हैं, सिर्फ डरने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरीके का अगर परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होता है, महिलाओं के लिए सीट बढ़ती है, तो उनको तकलीफ हो रही है ना। और ये जो बात है कि ये कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। और यही तो आज मकसद है 16, 17, 18 को संसद में यही कानून पर तो चर्चा हो रही है। तो आए और चर्चा करें ना, लाए सकारात्मकता उस कानून में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो आज कहा है, आपने सुना होगा, आज उन्होंने संसद से कहा है कि इन्हें सिर्फ श्रेय लेने की आदत पड़ गई है। तो आप ले लीजिए श्रेय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने के लिए काम नहीं कर रहा। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का मुद्दा। अभी आप जो आंकड़े देख रहे हैं तो वो 15% सिर्फ महिलाएं हैं जो अभी लोकसभा में हैं, और मात्र 13, 14, 15% के आसपास ही हैं महिलाएं जो अभी विधानसभा में हैं, राज्यसभा में हैं। तो इन आंकड़ों को अगर हम 33% ला रहे हैं तो उसके लिए तो ये कानून बनाना जरूरी है ना। तो इस कानून बनने जो बन रहा है, इसके लिए डर क्यों है कांग्रेस के अंदर? ये डर ही उनकी मानसिकता। ठीक है गुंजन जी, आप कह रही हैं कि कांग्रेस को डर क्यों है, और इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से ज्योति पटेल जी जुड़ गई हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में चर्चा में। आपसे मैं जानूंगी, देखिए गुंजन जी को जैसे हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है, और खुलकर महिला विरोधी होने की बात नहीं कह सकती कांग्रेस पार्टी, इसीलिए परिसीमन और सेंसस पे कहीं ना कहीं ब्लेम जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैलाना बंद करे कि कांग्रेस महिला विरोधी है, क्योंकि ऐसे इतिहास में अनेक चीजें हुई हैं जिससे ये साबित होता है। आप ये बताइए कि राजीव गांधी जी के समय, हमारे स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री जी रहे राजीव गांधी जी,
उन्होंने ही 77वें 78वें संशोधन के तहत पंचायती राज में और नगरीय निकायों में आरक्षण दिया, और उसी की बदौलत आज कम से कम 15 लाख महिलाएं जो हैं नगरीय निकायों में और पंचायती राज में है। तो आप ये बताइए कि यदि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जो है महिला विरोधी होता या महिलाओं का ये जो आप अधिनियम लाए है उसका विरोध करता, तो आप ये बताइए कि 2023 में हमने एक मत से एक स्वर में ये कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। तो ज्योति जी खुल के बताइए कि कांग्रेस पार्टी को परेशानी किससे है? राहुल गांधी जी ने, हमारे पूरे नेताओं ने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोधी। जी ज्योति जी, मेरा आपसे सवाल था कि परेशानी किससे आ रही है कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को, किससे परेशानी है? इसमें हमने ये कहा था कि महिला आरक्षण होना चाहिए, आज भी हम ये कह रहे हैं कि 33% महिला आरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप ये बताइए कि 2023 में जब हमने ये कहा था कि होना चाहिए और तुरंत इसको लागू करिए, सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था नरेंद्र मोदी जी को कि आप 2023-24 का जो चुनाव होने वाला लोकसभा, उसमें तुरंत ही आप एक्ट लागू करिए। परंतु आप ये बताइए उस समय पे आपने कह दिया कि करिए, परंतु आप ये बताइए उस समय पे आपने कह दिया कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ये होगा। फिर आप आनंद फानन में जब चुनाव चल रहे हैं राज्यों में, तो आप क्यों ऐसा बिल लेके आ गए? आप क्यों, मतलब आपको जब राहुल गांधी जी ने 3 चिट्ठियां लिखी कि आप केवल 15 दिन रुक जाइए, 29 अप्रैल के बाद आप बिल लाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चर्चा होती, परंतु आप कैंपेनिंग के दौरान ये बिल ला रहे हैं, तो ये इसका क्या मतलब है? क्या आप ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब चीजें नहीं कर रहे हैं? और आपने 2024 में क्यों लागू नहीं किया? फिर क्यों आप 2029 तक का बात कर रहे हैं? फिर क्यों आप परिसीमन नहीं कर रहे हैं? फिर क्यों आप जातिगत जनगणना के बारे में नहीं सोच रहे हैं? मैं तो ये कहती हूँ ना, हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि आप महिलाओं को रिजर्वेशन दीजिए, महिलाओं को फिक्स कीजिए, इसमें आरक्षण दीजिए महिलाओं को। जी ठीक है। जिस तरह से अभी हमने सुना, गुंजन जी आपकी बात को भी सुना और ज्योति जी आपकी भी बात को सुना, कहीं ना कहीं देखिए परेशानियां तो हैं ही और विपक्ष अभी भी असंतुष्ट है। विपक्ष का कहना है कि इसको कहीं ना कहीं उलझाया जा रहा है, सिस्टम हाईजैक करने की बात भी कर रहा है विपक्ष। भावना जी, लेकिन इस दौरान मैं आपसे समझना चाहूँगी और थोड़ा सा राजनीति से हट के मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी कम है, तो आने वाले दिनों में जब 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, तो उस दौरान भी क्या महिलाएं सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक पपेट के तौर पर रहेंगी या सच में महिलाएं उठकर अपने लिए खड़ी हो सकेंगी, स्टैंड ले सकेंगी और साथ ही साथ पूरे देश के लिए स्टैंड ले सकेंगी? बदलाव कभी भी एक दिन में, एक साल में नहीं होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और धीरे धीरे होता है। पहले कही जाती थी बात, उदाहरण दिए जाते थे पार्षद पति, सरपंच पति या इस तरह की बातें कही जाती थी और जो बहुत कुछ सही भी होती थी वो बातें। लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम को समझा, महिलाओं ने काम करना उसमें शुरू करा, तो वो वाकिफ भी होती गई उन चीज़ों से और वो उस छवि से बाहर आती गई है। तो बदलाव तो होगा उस चीज़ में, क्योंकि एक प्रतिनिधित्व अगर बढ़ता है तो राजनीति हुआ, पत्रकारिता हुआ या और भी कई ऐसे समाज में जो काम करने वाले क्षेत्र होते हैं जो मेल डोमिनेटेड रहे हैं, तो उनका अपना एक साइकी बन गया है, एक दायरा बना हुआ है और जहाँ पे महिलाओं को दूसरे क्षेत्रों की तुलना में और ज़्यादा अधिक मेहनत करनी पड़ती है अपनी जगह बनाने के लिए। तो ये बिल आने से वो चीज़ थोड़ी फैसिलिटेट तो होगी यहाँ पे, पर ये बदलाव धीरे ही होगा क्योंकि प्रोसेस को समझना होगा। पर उससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी हमारे पूरे पैनल का, कि महिलाओं को भी कई बार राजनीति से अलग हटके महिलाओं के इशुओं के लिए उतनी संवेदनशीलता बतानी चाहिए। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां अपने फिगर्स को बताती हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमने इतनी महिलाओं को टिकट दिया, हमारी इतनी महिलाएं जीत के आई, हमने इतने को पद पे बिठाया। लेकिन साथ ही साथ में आप देखिए उन सभी प्रदेशों में भी जहाँ पर भी ये सब दावे किए जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर होने वाले क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप सोचिए कि इधर तो नेतृत्व बढ़ता जा रहा है, उधर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात जो हो रही है, समाज में एक महिला को अपने ऊपर, उसके ऊपर जो अपराध हो रहा है या जिन कुरीतियों से जकड़ी हुई है उसको तोड़कर बाहर आने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हमने कई मामले तो रिपोर्ट है कि बता दिए कि इतने रेप के केसेस हुए हैं, किडनैपिंग के केसेस हुए हैं, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर टॉप 5 में आ रहा है। पर इधर नेतृत्व भी बढ़ रहा है, महिला आपके MLAs की संख्या भी बढ़ती जा रही है
और अंडर रिपोर्ट वाले भी बहुत सारे मामले हैं। आप भी मीडिया में हैं, हम भी, और जब फील्ड में जाके हम काम करते हैं, देखते हैं तो कितनी तकलीफें महिलाओं को कई मोर्चों पर होती है। सही बात। एक महिला को अपनी एक अगर मामला दर्ज कराना हो, FIR दर्ज करानी होती है तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, और आज भी वो तब तक नहीं करा पाती जब तक कि उसको भले अपने पिता का, भाई का या किसी पुरुष के साथी का सहयोग न मिल पाता हो उस सिस्टम से लड़ने के लिए। तो ये बदलाव जब महिलाएं उनके उस दर्द को समझेंगी और उस आवाज़ को उठाएंगी तो सार्थक रहेगा, न कि सिर्फ हमको उस पद पे बैठा दिया जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल वही चीज मैं आपसे पूछी थी भावना जी, क्योंकि देखिए महिला आरक्षण देना तो ठीक है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का सही उदाहरण तभी पेश होगा जब महिलाएं सच में महिलाओं के मुद्दे उठा पाएंगी। और इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो आने वाली जो राजनीतिक तस्वीर है अगर वो बदलती है तो उसमें सकारात्मक बदलाव भी हमें देखने को मिले। लौटूंगी गुंजन जी आपके पास, और आपसे जिस तरह से भी ज्योति जी जिक्र कर रही थी कि हम महिला विरोधी नहीं है और हमको प्रॉब्लम है जो अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में आप कैंपेनिंग के बीच में अचानक से आपको बिल लागू करना है। अगर आपको इतना ही था तो 2023 में कर देते लागू, ऐसा ज्योति जी का कहना है। ज्योति जी शायद थोड़ा सा पास्ट और हिस्ट्री में पढ़ा करिए। सिर्फ डिबेट पे बुराई करना, आरोप लगाना का उद्देश्य नहीं है। आप अगर विपक्ष में बैठे हैं तो आप कह रहे हैं 2023 में कर देना चाहिए, मैं कह रही हूँ ये 27 वर्ष का संघर्ष था ज्योति जी। आज चुनाव आज है ना, आप बंगाल चुनाव आज देख रहे हैं, लेकिन आज जो ऐतिहासिक दिन जब 19 सितंबर 2026 को पहली बार जब 25 को ये जब बिल रखा गया था, तो आप देखिए वो ऐतिहासिक दिन हमारे देश में उस दिन आया था, क्योंकि ये 27 वर्ष का संघर्ष था इसके पीछे और 6 प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दिन आया था जब 2023 में आपने मुझसे कहा कि आप लागू कर देते, तो 19 सितंबर 2023 को ही ये पारित किया गया था लोकसभा से, राज्यसभा से, फिर ये कानून बना था। लेकिन अब उसके एग्जीक्यूशन के लिए जो बाकी प्रक्रिया बची हुई है उस पे काम हो रहा है और बहुत जल्द 2029 में आपको 1/3 महिलाएं अब देश चलाते हुए दिखेंगी, देश का नेतृत्व करती दिखेंगी। तो ये चुनावी रणनीति आपके लिए होता होगा महिलाओं का उपयोग करना, उनको सिर्फ कुर्सी सत्ता के लिए सम्मान देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सम्मान ही है उनका अपना अभिमान। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए उनके जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनगिनत योजनाएं चल रही हैं और इन 12 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये साबित करके बताया है कि पहले महिलाओं की स्थिति में और इन 12 वर्षों के बाद महिलाएं जिस तरीके से आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, जिस तरीके से सोशल स्टेबिलिटी आई है, जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, और आज महिला जब देश भी चलाएगी तो पूरा जो विकसित राष्ट्र 2047 की संकल्पना आप और हम कर रहे हैं उसको पूर्ण वो तभी होगा जब महिलाएं समृद्ध होंगी और सशक्त होकर हम सबके बीच आएंगी। ठीक है ज्योति जी, आप क्या कहेंगे? गुंजन जी को आपने सुना, उनका कहना है, उनकी तमाम चीजों को भी आपने सुना होगा, और जिस तरह से चुनावी फायदे की बात है तो देखिए थोड़ी देर पहले मैं एक और प्रवक्ता को सुन रही थी और उनका ये कहना है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता थे वो, और उनका कहना है कि देखिए हर साल हर राज्यों में चुनाव होते हैं, ऐसे तो फिर आप जब भी हम इसको लागू करेंगे आप इसको यही कहेंगे कि हम चुनावी फायदा लेने के लिए बिल लागू कर रहे हैं, पर ऐसी कोई मंशा नहीं है। देखिए ये तो जनता भी जानती है और आप भी जानते हो, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भले ही इस बात से मुकर जाएं लेकिन वो भी जानते हैं इस बात को कि ये चुनाव का फायदा लेने के लिए की जाए। नहीं तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी की 3 चिट्ठियां लिखने के बाद भी आप इसको केवल 29 अप्रैल के बाद तक क्यों नहीं कर पाए, या फिर चुनाव के बहुत पहले तक आप क्यों नहीं किया इसको? चुनाव के चुनावी फायदा आप 2 महीने पहले समर्थन कर दो, ले लो चुनावी फायदा। आपने केवल चुनाव के समर्थन करिए, आप भी लीजिए चुनावी फायदा। आपको चुनावी फायदा लगता है तो आप करिए ना। ठीक है गुंजन जी, गुंजन जी को बोलने दीजिए। ठीक है, बात आती है, मैं बताती हूँ कि आप देखिए कांग्रेस की मंशा अभी से नहीं बल्कि पहले से ही रही। 1989 में राजीव गांधी जी ने प्रयास किया, लोकसभा में हमारा जो पंचायती राज और नगरीय निकायों का बिल जो है पर 2014 तक तो कांग्रेस की भी सरकार थी ना ज्योति जी, तो विफलता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है तो कांग्रेस की सरकार की भी है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने हमेशा
हमें सफलता मिली और हमने नगरीय निकायों में, पंचायती राज में आरक्षण किया और वहीं से शुरुआत हुई महिलाओं की सशक्तिकरण की, महिलाओं के में राजनीति में आने की, और तब से जो है महिलाएं राजनीति में आने लगी। आप ये बताइए कि 2023 में आपने उसके बाद आपके गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम परिसीमन के बाद लागू करेंगे, और उसके बाद 2026 में आप चुनाव के बीचों बीच लागू करते हैं। ये क्या आपकी राजनीति नहीं है? या आप महिलाओं को यदि वाकई में भला सोचते तो आप वो बोल रहे हैं कि आप ब्लैंक चेक दे रहे हैं, ले लीजिए क्रेडिट। सोनिया जी वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और गुंजन जी ने भी कहा कि ब्लैंक चेक दे रहे हैं, आप ले लीजिए क्रेडिट, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता हमेशा, कांग्रेस की मंशा हमेशा ये रही है कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को सशक्तिकरण हो, और इसीलिए एक अनुशासित विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने 2023 में भी सपोर्ट किया और आज भी हम महिला आरक्षण के सपोर्ट में। लेकिन हमारी इतनी सी शर्त है कि हमें ओबीसी कोटा के साथ आरक्षण चाहिए, हमें ओबीसी कोटा महिलाओं को मिले, इतनी सी हमारी मांग है, और इतनी सी मांग मानने में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कोई भी हर्ज होना चाहिए। ठीक है भावना जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी और आपसे जानूंगी, देखिए जिस तरह से अभी जो स्थिति बनी है, अगर समन्वय बैठाना हो तो और क्या कुछ यहाँ पर आप देखना चाहेंगी, और इस बिल को और अगर कुछ संशोधन करने हो, कुछ चेंजेस करने हो, विपक्ष को और सत्ता पक्ष का समन्वय बना के इसे लागू करना हो, तो क्या कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए? एक छोटा सा कमेंट आपका। देखिए, लागू होने की तो संभावना पूरी नजर आ रही है, क्योंकि सरकार को इसमें क्लियर कट मेजॉरिटी है और विपक्ष कह भी चुका है कि वो बिल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। समय को लेकर उनको कुछ यहाँ पर है, तो कुछ चीज़ें एड्रेस करना ज़रूरी है। जैसे कई राज्यों में SIR के तहत अभी लाखों, कई जगह तो करोड़ों नाम भी डिलीट हुए हैं। तो ऐसे में जब ये पूरा बनेगा, किस तरह से आपका डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, ये एक चुनौती रहेगा। और मध्य प्रदेश का सीन रोचक हो सकता है, क्योंकि 114 के करीब और सीटें महिला के लिए जाएंगी, क्योंकि अभी 12% है, बिल्कुल जैसे 27 के करीब अभी यहाँ पे महिलाएं हैं। तो जब 33% होगा तो कौन कौन महिला नेतृत्व उभर के आता है, या किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य रहता है विधानसभा के चुनाव में, तो ये थोड़ा रोचक तो रहेगा इस बार। बिल्कुल रोचक रहने वाला है। और देखिए ज्योति जी, हम भी यही आशा करते हैं कि विपक्ष भी इसमें पूरा समर्थन दे और इसके बाद देखिए महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए। क्या पता कि कल को हम आपको चुनाव लड़ते हुए देखें, विधानसभा चुनाव का हो या आगे का चुनाव हो। बिल्कुल, हम दोनों पैनलिस्ट से यही आशा करते हैं, मैं और भावना जी, कि हम आने वाले चुनावों में आपको चुनाव लड़ते हुए देखें और आरक्षण का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को मिले और इससे महिलाओं की जो आवाज़ है वो बुलंद तरीके से सदन में उठ सके। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। गुंजन जी आपका बहुत धन्यवाद, ज्योति जी आपका बहुत धन्यवाद, भावना जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर तमाम चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं में इसको लेकर एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि उनके मुद्दे सदन में उठते दिखाई देंगे और उनके मुद्दे सीरियस तरीके से लिए जाएंगे और इन तमाम चीजों को लेकर अब राजनीतिक तस्वीर भी कैसे बदलती है इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ हमारे इस खास डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।